हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल प्रशासन और मराठा राज्य संघ को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस शासक ने राम सीता की आकृति वाले रामसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए? तो रामसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो मुगल प्रशासन में प्रचलित तांबे का सिक्का दाम कहलाता था। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो देखिए, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण की विधि। आगे नोट है कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया जाता था। अर्थात मुगल काल में जो विद्वानों को जमीन दी जाती थी उसे मदद ए मास शब्द से इंगित किया गया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल सम्राट जहांगीर था। अगला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो निकोलाओ मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुगल सेना में का प्रधान कौन था? तो मुगल सेना का प्रधान था मीर बख्शी। आगे हम लोग देखेंगे मनसबदारी प्रथा को। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं मनसबदारी प्रथा को। मनसबदारी प्रथा के संस्थापक थे अकबर। इसका प्रारंभ हुआ था 1575 ईस्वी से। इसमें अर्थ का मतलब होता था पद या श्रेणी। उद्देश्य था इसका प्रशासन का संचालन। अगला प्रश्न है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि मुगलों में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे जागीर कहा जाता था। मुगल काल में जो राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भू राजस्व दिया जाता था अर्थात जमीन दिया जाता था उसे जागीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी के संदर्भ में द्विअस्पा अर्थात जिनके पास 2 घोड़े तथा सिंह अस्पा जिनके पास 3 घोड़े होते थे व्यवस्था को लागू करने वाला कौन मुगल शासक था? तो द्विअस्पा और सिंह अस्पा को लागू करने वाला जहांगीर था। आगे नोट है कि जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों का सूचक था। तो जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था, जबकि सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। आगे हम लोग देखेंगे मुगलकालीन उच्च अधिकारी को, उनके विभाग और उच्च अधिकारी को देखेंगे हम लोग। पहला था इसमें दीवान ए इंसा। इसका काम था कि सुल्तानों के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य करता था, दीवान ए इंसा। दूसरा है दीवान ए वजारत। इनका काम था लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों की कार्य की देखरेख करना। आगे था दीवान ए कजा। इसका काम था न्याय देना, न्याय विभाग का काम करता था जिसे काजी उल कुजात भी कहा जाता था। आगे है दीवान ए बरीद। दीवान ए बरीद को गुप्तचर विभाग माना जाता था और ये बरीद ए मुमालिक के अधीन कार्य करते थे। दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगला था दीवान ए आरिज। इनका काम था सेना की भर्ती, रसद अर्थात खाद्य सामग्री पहुंचाना, शिक्षा और संगठन की देखरेख करना। अगला था दीवान ए रिसालत। यह विदेशी विभागों को देखता था, दीवान ए रिसालत। आगे है मुहतसीब। मुहतसीब जो है ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। आगे है वाकिया नवीस। यह समाचार लेखक होता था, वाकिया नवीस समाचार लेखक होता था। आगे है खुफिया नवीस। यह गुप्त पत्र लेखक होते थे। खुफिया नवीस जो है यह गुप्त पत्र लेखक होते थे। आगे है दरोगा ए डाक। यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी भी होता था। आगे है दीवान ए तन। दीवान ए तन का काम था यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। आगे है मीर आतिश। इसका काम था शाही तोपखाने का यह प्रधान होता था। आगे है मीर ए बहर। यह जल सेना का प्रधान होता था।
जल सेना का प्रधान को मीर बहर कहा जाता था। आगे था हरकारा, ये जासूस व संदेशवाहक दोनों होते थे। आगे है वितिक्ची। वितिक्ची जो है ये अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं अखबारों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। वितिक्ची पद की नियुक्ति अकबर ने किया था। आगे है मुशरिफ, यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला मुशरिफ कहलाता था। अगला है नाजिर ए बयूतात। नाजिर ए बयूतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। आगे नोट है कि मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में, मुगल का जो मिश्रित सैनिक टुकड़ी था उसमें ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। अर्थात मुगल के द्वारा जो मिश्रित सैनिक टुकड़ी था उसमें ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान सभी को समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में मराठा राज्य संघ को। तो इसका पहला प्रश्न था कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था। तो मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के लेखों में किया जाता था। अगला प्रश्न है कि सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है। तो सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व प्रथा से है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। तो शिवाजी जो है अपनी राजधानी रायगढ़ में स्थापित किया था। आगे नोट है कि मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अर्थात अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने जॉन मेलकम के सामने सरेंडर किया था, अर्थात समर्पण किया था। आगे नोट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें मराठाओं की पराजय हुई। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया था। तो यह ताराबाई ने किया था। ताराबाई ने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था। तो संभाजी के पश्चात बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। आगे नोट है कि बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी थी। तो बीजापुर के सुल्तान जो थे वो अफजल खां को 1669 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजे थे, लेकिन शिवाजी जो है इसके शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। तो शिवाजी ने सालहर या सलेहर के युद्ध में मुगलों को हराया था। आगे हम लोग देखेंगे शिवाजी के अष्टप्रधान को, मंत्री और विभाग को। तो सबसे पहला इसका मंत्री पद था मजूमदार, जिसे अमात्य कहा जाता था। यह वित्त मंत्री होता था, यानी मजूमदार को वित्त मंत्री कहा जाता था। दूसरा पद था इसका सुमंत या दबीर। सुमंत और या दबीर जो है इनका काम था विदेशी विभाग, साथ ही दरबारी शिष्टाचार का पालन कराना। तीसरा पद था इसका सुरुन्यवीस या चिटनीस, यह पत्राचार विभाग को देखता था। और सबसे महत्वपूर्ण पद था इसमें पेशवा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री। यह अष्टप्रधान का प्रमुख था, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। अगला है वाक्यानवीस मंत्री। वाक्यानवीस मंत्री समझ लीजिए यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश, यह न्याय विभाग का काम करता था। अगला था सेनापति या सर-ए-नौबत, यह सेना का प्रधान होता था। आगे है पंडित राव, यह धर्म व दान विभाग का काम करता था। आगे नोट है कि शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशानुगत था, बल्कि ये राजा की इच्छा पर्यंत थे। तो अष्टप्रधान के जितने भी पद थे शिवाजी के समय, यह न ही वंशानुगत था और न ही अस्थायी था, यह राजा के इच्छा पर्यंत चलता था। देखेंगे मराठा राजवंश को। तो मराठा राजवंश में सज्जन सिंह थे, जो पाँचवीं पीढ़ी, मराठा राजवंश के 5वीं पीढ़ी में सज्जन सिंह थे। सज्जन सिंह के पुत्र हुए उग्रसेन, और उग्रसेन के 2 पुत्र थे, एक कर्ण सिंह, दूसरा शुभकरण। इसके शुभकरण के वंशज जो थे ये भोसले कहलाए। और शुभकरण के जो पुत्र थे वो थे बालाजी भोसले, और बालाजी भोसले के पुत्र थे मालेजी, और मालेजी के 2 पुत्र हुए शाहजी भोसले और संभाजी, जो कि शाहजी भोसले के बड़े भाई थे। शाहजी भोसले के विवाह जो हुआ था वो जीजाबाई से हुआ था।
और जीजाबाई पुत्री थे कर्ण सिंह के। साजी भोसले के 2 विवाह हुआ था। एक विवाह हुआ था तुकाबाई मेहितो से। साजी भोसले के 2 पुत्र थे। साजी भोसले के 2 पुत्र थे। एक था शिवाजी प्रथम, जिन्होंने 1627 से 1680 ईस्वी तक शासन किया था, और दूसरा था राजा राम, जिसने 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन किया था। शिवाजी के जो पिता थे वो थे शाहजी भोसले, और माता जो थी वो थी जीजाबाई। राजा राम जो था, इनके माता का नाम था तुकाबाई मेहितो, और राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई, और ताराबाई से शिवाजी द्वितीय का जन्म हुआ, जिन्होंने 1700 लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद था संभाजी। संभाजी का पुत्र था साहू जी, जिन्होंने 1607 से 1649 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद 2 स्वतंत्र शासक हुए थे। एक था सतारा साहू जी, दूसरा था दक्षिण में कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय, जिसका पुत्र था राजा राम द्वितीय, जो 1749 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक शासन किया था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।